वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कनाडा में जो फ्रेंच हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो कनाडा के लिए फ्रेंच की एग्ज़ाम जो होती है वो क्या डिफरेंट है? जो हम लोग फ्रेंच सीखते हैं उससे क्या डिफरेंट है, या फिर उसको सीखने का तरीका डिफरेंट है? और जो हम लोग कहीं भी फ्रेंच के नाम से चले जाते हो, फ्रेंच सीख लेते हैं, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा बताओ कि इससे ये पता चले कि टैफ का एग्ज़ाम वास्तव में है क्या, और क्या इसके लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करना ज़रूरी है? तो पहली चीज़ ये कि जब आप टैफ एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो, जब आप कनाडा के अंदर हो और कनाडा के लिए फ्रेंच सीख रहे हो, सिर्फ कनाडा में हो और कनाडा के लिए ही फ्रेंच सीख रहे हो, जिसका पूरा मकसद है पीआर लेना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ्रेंच की कोई भी क्लास ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि पीआर के लिए जो आपको एग्जाम देना है वो टैफ का एग्जाम देना है, और टैफ एग्जाम जो है ना, कोई भी फ्रेंच क्लास ज्वाइन करके नहीं होगा। इसके लिए स्पेसिफिक आपको एक रणनीति बनानी होगी और उसके तहत फ्रेंच सीख के तभी आप टैफ का एग्जाम निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर फ्रेंच तो फ्रेंच है, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, हम कहीं से भी सीख ले, किसी भी तरह सीख ले, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपको एल्स की एग्जाम निकालनी है और आपने क्या करा कि आप जहाँ पे इंग्लिश सीखने जा रहे हो वो एकेडमी आपको क्लास 1 से सिखा रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, ऐसे करके आपको 12 तक जाके इंग्लिश सिखाएगा। तो आप खुद सोचो कि ये पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या एल्स का एग्जाम निकल सकता है, और निकलेगा भी तो कितना लंबा टाइम चलेगा। मैं बस इसका एग्जाम्पल एक दे इसीलिए रह दो कि आप लोग एल्स का एग्जाम निकाल चुके हो तो मच बेटर समझ पा रहे हो कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, टाइम कैसे आपका वेस्ट किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कनाडा के अंदर यदि आप बैठे हुए हो तो आप इतना मान के चलो कि आप 5000 रुपीज़ डेली आपका जा रहा है, चाहे कनाडा में आप कुछ करो ना करो, 5000 रुपया रोज के हिसाब से आप कनाडा को पे कर रहे हो। अब रही बात कि आपके पास कितना टाइम है, तो अमूमन जो बच्चों के पास टाइम होता है 2 साल स्टडी के लिए होता है और 3 साल मिला जुला के वो 5 साल किसी भी तरह खींच तीर के रह सकता है कनाडा के अंदर में, और यदि पीआर नहीं मिला तो वापस आना पड़ेगा। ये सच्चाई है, सुन के बुरा लग रहा होगा बट हकीकत यही है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, फिर से आते हैं कि क्या टैफ का एग्जाम कोई भी फ्रेंच क्लास ज्वाइन करने से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। मार्केट में 2 तरह की क्लासेस अवेलेबल है। पहला जो कि लेवल वाइज पढ़ाते हैं, आप जैसे ज्वाइन करोगे तो वो फर्स्ट आपको बोलेंगे A1, A2, B1, B2, इस टाइप से आपको एक क्लास का स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। टैफ एग्जाम के लिए मिनिमम B2 लेवल चाहिए। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि आपको B2 तक ही चाहिए, क्योंकि टैफ आपसे लेवल का डिमांड करता ही नहीं है। टैफ तो आपको लेवल प्रोवाइड करता है। तो 2 चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रोवाइड करता हो और जिसमें आप एक प्रिंसिपल लो लगाते हो कि नहीं मुझे B2 चाहिए, ये दोनों ही डिफरेंट है। एक्चुअल में होता क्या है मैं समझाता हूं आपको। टैफ एग्जाम क्यों देना है ये तो आपको समझ गया कि कनाडा में पीआर चाहिए तो मुझे टैफ एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। कनाडा से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसको फुलफिल करने के लिए ऑलमोस्ट इसी की तरह रूल है। एक को आप समझ जाओ आप पूरे समझ जाओगे। तो सबसे पहले यदि आप टैफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लेवल को साइड में रख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेवल का कोई जरूरत नहीं है। लेवल वाइज पढ़ के ये एग्जाम निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लेवल को तो साइड कर लो, क्योंकि लेवल एकेडमी का पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, तो आप उसको साइड में रखो, क्योंकि इनसे आपको बेनिफिट नहीं होना, इनसे उनको बेनिफिट होना है, ठीक है। तो लेवल को आप साइड में रखो। टैफ एग्जाम चाहता क्या है पहले आप इसे समझो,
और ये निकलेगा कैसे फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। तो टैफ एग्जाम आपसे चाहता है कि आप कम से कम B2 तक आपकी लेवल होनी चाहिए, कम से कम। C1 और C2 भी इसके पास है, और इसके पास A1 भी है, A2 भी है और B1 भी है। ये सारे लेवल्स इसके पास है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लेवल है ना, ये इसका बेंचमार्क है B2। मतलब कहता है कि आप जब टैफ का एग्जाम का फीस भरने जाते हो ना, तो आप ये A1 से लेके C2 तक के सारे फीस भरते हो, चाहे आपको जो भी लेवल आता हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल को साइड में रखो, क्योंकि यदि लेवल वाइज पढ़ के गए ना तो आप बड़ी मुश्किल से B1 तक ही पहुंच पाओगे। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। अक्सर बहुत सारे रिजल्ट ऐसे देखे गए हैं, और एक तो लेवल वाइज इतना ज़्यादा टाइम टेकन होता है कि मान लो एक लेवल में भी आपने 3 महीना लगाया ना, तो आप समझ लो कि इतने सारे लेवल्स है, 1 2 3 4 5 6 × 3 मंथ, 18 महीने तो आपको लेवल खत्म करने में ही लग जाएंगे, ठीक है। और 18 से 24 महीने ऑलमोस्ट लगते हैं अमूमन लेवल को खत्म कराने में, यदि लेवल वाइज पढ़ोगे तो। क्योंकि एकेडमी को पैसा लेवल वाइज दे रहे हो, तो वो कोई आपको स्पीड में पढ़ाने का तो है नहीं, ठीक है। उसकी पहली मोटो होती है पैसा कमाना है, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लेवल वाइज, मैंने बोला लेवल वाइज भूल जाओ, ठीक है। तो अब एग्जाम निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले आप ये समझो कि जब टैफ आपसे लेवल का डिमांड ही नहीं कर रहा है कि मैं आपको स्पेसिफिक लेवल का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और आप आके लेवल वाइज दो एग्जाम, जैसे आपने बोला मुझे B2 आता है, तो आप जब टैफ का एग्जाम देने जाओगे तो आपको B2 का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे A1 का भी पूछेगा, A2 का भी पूछेगा, B1 का भी पूछेगा, B2 का भी पूछेगा, C1 C2 सारे पूछेंगे। और क्वेश्चन का लेवल 1 by 1 नहीं होगा। मान लो एक क्वेश्चन A1 का तो उसी के नीचे C2 का होगा, उसी के नीचे भी। तो ओवरऑल चीजें क्या है कि फ्रेंच आपको अच्छे से आना चाहिए विदाउट लेवल। मतलब फ्रेंच में टैफ एग्जाम कहता है आपको कि आपको सही से राइटिंग आनी चाहिए। मतलब आपको जनरली कोई भी टॉपिक होता है, एल्स एग्जाम की तरह ही होता है, कोई भी टॉपिक आपको दे देगा तो एटलीस्ट आपको 300+ वर्ड में एक राइटिंग पैटर्न चाहिए जो किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, लिसनिंग मोर देन 80% आपको फ्रेंच समझ में आनी चाहिए। और तीसरा, मोर देन 60+, क्योंकि समझ में ना 80 आ रहा है तो 60+ ओरल आपको आनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब आप इस पे अचीव करोगे तो वही आपका ओरल इनहैंस हो जाता है, ठीक है। तो इतने परसेंटेज आपको एटलीस्ट टैफ में आना चाहिए। यदि आप इसको अचीव कर लेते हो तो आप आराम से जो इसका बेंचमार्क B2 है ना, इसको पार कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे C1 और C2 में पहुंचते, यहां पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल, बट C1 तक आराम से पहुंच लेते हैं, वो 6 to 9 मंथ का मेहनत करके, ठीक है। अब 6 से 9 महीने की मेहनत में ये सब कैसे अचीव होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, टैफ एग्जाम जब आप प्रोसेस शुरू करते हो तो आप इसको 3 पैटर्न्स में बांट लो। पहला पैटर्न है ग्रामर प्लस वोकैब। फर्स्ट 3 मंथ सिर्फ आप यहीं पे ध्यान दो, ठीक है। ये जो वोकैब है इसको 2 तरीके से प्रिपेयर करेंगे, एक लिसनिंग तरीके से, एक राइटिंग के तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे तैयार करोगे तो यहाँ पे मोर देन 50% आपका लिसनिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ग्रामर हमारा जो है अप टू B2 लेवल तक का ग्रामर हमें कंप्लीट करना है पहले 3 महीने में, कुछ नहीं सोचना है। और हाँ, जो आप सोच रहे हो ना कि अल्फ़ाबेट, कलर, ये सब जितने भी बेसिक आपके दिमाग में, फोनेटिक, ये वो जो लगा के क्लास आपको बाहर के मार्केट में आपको पैसा बना देते हैं कि ये फोनेटिक क्लास है, ये बेसिक क्लास है, कुछ नहीं है वो सब क्लास यहाँ पे वोकैब क्लास में ही इंक्लूडेड है, जिसको आपको सुन सुन के और बोल बोल के लर्न करना होता है। उसी की वजह से आपको पैटर्न सेट कहते हैं। एकेडमी क्या कराती है, इस पूरे पैटर्न को 3 मंथ में फोकसली आपको रखती है। इसको करने के बाद आपको अचीव क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो 3 महीने के कोर्स जब आप इसको करते हो तो आप यहाँ पे 3 चीजें पाते हो। पहला, 300+ वर्ड में आप
राइटिंग सीख जाते हो किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद आप ओरल 2 से 3 मिनट आप किसी भी टॉपिक पे आराम से बोल सकते हो, और लिसनिंग में 50% तक एटलीस्ट आपका चैलेंजिंग हो जाता है, सुनने लायक बन जाता है, क्योंकि इसमें लिसनिंग और ओरल दोनों ही होता है जिसमें आपको सारे चीज कराए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज अचीव हो जाता है आपका फर्स्ट 3 मंथ में। उसके बाद क्या करना है, तो 3 महीने के कोर्स में आपने एक समझो एक तरह से आपने फंडामेंटल कोर्स को खत्म कर लिया। अब इसके बाद आपका फ्रेंच की जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें कोई ग्रामर नहीं है, कोई वॉकअप नहीं है। पहले 3 महीने में आपको इस तरह से कैपेबल करा दिया गया है, आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले 3 महीने में आपको 12th पास करा दिया गया है, ठीक है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो अब गवर्नमेंट जॉब की कैसे तैयारी होगी, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, क्योंकि B1 जो लेवल होता है ना, ये B1 और B2 जो होता है ना, इसको आप 10+2 के सेंस में रख सकते हो, मतलब इतनी दूर तक की फ्रेंच एडवांस लेवल इसको बोलते हैं, यहाँ तक आपको आ जाता है। इसके बाद का ग्रामर नहीं है, इसके बाद C1 C2 में लिटरेचर होता है, और B2 में भी 30% तक लिटरेचर होता है, 80% ही ग्रामर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, B2 लेवल तक यदि आप कर लेते हो ग्रामर प्लस वॉकअप, तो उसके बाद आपको ग्रामर और वॉकअप में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और ये चीजें आप कोई लाइव क्लास में, कोई फिजिकल क्लास में भी करके जाने की जरूरत नहीं। आप आराम से रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल है, आपको यदि पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो आप कम पैसे में भी, मिनिमम में भी मैक्सिमम चीज कर सकते हो। इन सब का रिकॉर्डिंग क्लास है, और ये जो सारे रिकॉर्डिंग क्लास है ये आपको 20 से 25 घंटे की वीडियो क्लास में ये चीजें कंप्लीट हो जाती है, वर्ड टू वर्ड। कहीं से कोई फॉल्स वादे नहीं है, कहीं से कोई भरमाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा कमाने की लालसा नहीं है। आपकी कंडीशन कनाडा में इतनी बुरी है जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बट हाँ, टाइम रहते यदि ये कर लिए तो हमारी कंडीशन बेटर हो सकती है, क्योंकि कनाडा पहली बार नहीं, बहुत पहले से स्किल प्लस लैंग्वेज की डिमांड कर रहे थे। आप लोगों ने वो चीजें भरा कनाडा के अंदर में जो कनाडा कभी चाहता ही नहीं था, बट उसके पास आदमी की जरूरत नहीं थी, तब तक एक्सेस था। आज उसके पास जरूरत खत्म हो गई है, तो वो सेम चीज पे अवेलेबल। कोई भी कंट्री जब बाहर से किसी को बुलाती है तो उसे 2 चीजें चाहिए होता है, अपना कल्चर और स्किल आपके पास क्या है, और ये चीजें को समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत पहले से गला फाड़ के ये चीजें बोल रहा था, बट सुनने को राजी नहीं, बट देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। बट अभी भी टाइम कोई ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ, तो इसलिए आपका जो अपना स्किल है उस पर फोकस करो और लैंग्वेज पे फोकस करो। तो अब हम आते हैं कि यहां पे हम करेंगे क्या। तो बेसिकली जो हमने पहले बताया आपको, जो हमने पहले बताया आपको कि हम 3 मंथ में एक मिनट टैफ एग्जाम का फर्स्ट 3 मंथ जो था, यहां पे हमने ग्रामर प्लस वॉकअप को अचीव किया, और यहां से जो हमें अचीव मिला वो 300 वॉकअप पे हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल पैराग्राफ लिखना होता है। और लिसनिंग के लिए 50% तक हमने अचीव करा, और ओरल के लिए हमने 2 to 3 मिनट्स हम किसी भी टॉपिक पे आराम से बोल सकते, इतना हमने अचीव करा। अब इसके बाद फर्स्ट 3 मंथ की क्लास के बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग की, ओरल की, लिसनिंग की और रीडिंग की, 4 ही सेक्शन होते हैं इसमें। तो आपको एक नेटिव स्पीकर के साथ, अब देखो यहां से ना आपको लाइव क्लास, फिजिकल क्लास की जरूरत पड़ेगी, या तो लाइव क्लास में बैठो या फिजिकल क्लास में बैठो। बट पहला वाला जो क्लास है ना, इसको आप वीडियो के द्वारा भी कंप्लीट कर सकते हो। 20 से लेके 25, मतलब 20 से लेके 25 घंटे की जो क्लास है ना, ये आप वीडियो से भी कर सकते हो, क्योंकि आप आराम से बैठ जाओ। कनाडा में आपको भी पता है कि काम पहले है, पढ़ाई बाद में है,
तो आप काम करके जब आते तो आपको 2 से 3 घंटा आपको मिलता है। डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा बैठो, आराम से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, समझो, रिवीजन करो, हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे दिया जाता है आपको कि जो भी आप टॉपिक सीख रहे हो आप उस पर डाल के चेक कर सकते हो मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। इस तरह से 3 महीने में खुद भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है, इसे क्लियर करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि आप बेबी चाइल्ड नहीं हो जो आपको हाथ पकड़ पकड़ के चीजें, आप यदि कनाडा में हो तो आप काफी समझदार हो और आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो आपको पैसा वहीं लगानी है जहां पे जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं लगानी है। ठीक है, तो इसको आप यदि आप सिंसियर हो, आप खुद करना चाहते हो, आप वीडियो से भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, एकदम डॉट टू डॉट चीजें आपको समझा दी जाती है यहाँ पे 20 से 25 घंटा में आप फंडामेंटल फ्रेंच का बाहर। ठीक है, इसके बाद लाइव क्लास की अब जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए एक नेटिव स्पीकर। ठीक है, जो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस कराएगा, कोई भी टॉपिक देगा जिस पे आप लिख के दिखाओगे उसे, उसके बाद वो उसी टॉपिक से ओरल कराएगा, उसके बाद वो लिसनिंग के पैटर्न आपको देगा, रीडिंग का पैटर्न करेगा और इस पे फुल्ली फोकस कराएगा 3 मंथ का। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह से आने के पहले जब आप ये वाला सेमेस्टर कंप्लीट हो, आपके पास एक फर्स्ट क्लास नोट्स होगा जिसमें आपके पूरे डिटेल्स लिखे रहेंगे, आप आराम से साइड में उसको रखोगे। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके 6 मंथ के अंदर आप पक्के हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है 3 मंथ। इसमें आपको सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर कराया जाएगा जो आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप टैफ की एग्जाम देना चाहते हो या कनाडा से रिलेटेड जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो उसकी फुल्ली प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको यहाँ पे, और उसके बाद आप एग्जाम दोगे तब जाके कहीं टैफ का एग्जाम निकलेगा। आप जो ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो कोई फ्रेंच का क्लास ज्वाइन कर लूंगा, लैंग्वेज ही तो है, नहीं निकलेगा, इसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। हाँ, पैसे कमाने के लिए ये संस्था आपके दिमाग में डाला गया, बहुत अच्छा, आप ये सोचते रहो, 2 लोगों को पैसा देते रहो, बट एग्जाम नहीं निकलना है। एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट 3 मंथ में ग्रामर और वॉकैब से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद 3 मंथ में आपको प्रॉपर राइटिंग, लिसनिंग, ओरल और रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। स्मूथ वे में ये 9 मंथ में निकलता है, और आपके पास यदि आप डेली का 2 से लेकर 3 घंटा आप दे रहे हो तो इसको आप 7 to 9 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जो ये सिलेबस है ये प्रॉपर 2.5 साल का सिलेबस है। 2.5 से 3 साल लगते हैं इसको कंप्लीट कराने में, यदि आप लेवल वाइज पढ़ते हुए चले तो। वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। जनरली मार्केट में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो लोग डेल्फ के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, और ये डेल्फ एग्ज़ाम जो है ना, टैफ एग्ज़ाम की तरह ही बता के पढ़ा देते हैं। इस एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में डिफरेंट है। इस एग्जाम में आप डिसाइड करते हो, सपोज कि आपने डिसाइड किया कि मुझे B1 का एग्जाम देना, तो आपको फीस भी B1 की ही देनी है, क्वेश्चन भी B1 तक ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, बट टैफ में ऐसा कुछ नहीं है। टैफ आपसे एक ही बार A1 से लेकर C2 तक का फीस ले लेता है, और फिर ये सारा एग्जाम आपसे ले लेता है, फिर ये डिसाइड करके देगा आपका लेवल क्या है। यहाँ पे आप बताते हो, यहाँ पे ये बताएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको डिफरेंट कितनी बड़ी है, और पढ़ने का तरीका भी अलग है। ठीक है, होप की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स है, किसी भी तरह का आपको फ्रेंच रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड है, मेरे मैसेज व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू सो मच।